हेलो। आवाज आ रही है? Yes, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। तब से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन कोई आवाज नहीं आ रहा। हेलो। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग Strategy formulation. स्ट्रेटजी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस विल गोइंग टू स्पीक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। ओके। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इन दिस स्टेप। आवाज आ रही है ना तन में? हाँ सर, हाँ. In this step, the company develops strategies based on analysis. सबसे पहले स्ट्रेटजीज, प्लानिंग, एनालिसिस, ये सब क्या है शायद मैंने जब ये पढ़ा रहा था तब मैंने समझा दिया था तुमको। I have gone through this particular topic. What is strategy? What is called planning? What is idea? All of this. So whenever any company or any industry create any strategy or want to develop any strategy, they basically first of all do the analysis, and after the based on the analysis they create the final strategy, है ना। सबसे पहले रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आ रहा है या जो भी उनका डेटाज उनके पास आ रहे हैं, सबसे पहले वो डेटाज या उनको एनालिसिस करना पड़ता है। गो थ्रू एनालिसिस मीन्स जस्ट गो थ्रू इट, डीप थॉट, डीप थिंकिंग में दिया जाता है। उसके बाद जो रिजल्ट निकल के आता है उसके बाद स्ट्रेटेजी तैयार किया जाता है कि अब ये स्ट्रेटेजीज पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, पहला। नाउ दूसरा है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। उसके बाद जैसे ही स्ट्रेटेजीज क्लियर हो जाता है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहता है। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट बिंदु जिस विषय पर ज्यादा से ज्यादा वो मतलब ध्यान दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट है चूज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। आफ्टर डूइंग द ऑब्जेक्टिव, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव और गोल, they choose the best course of action. Now they choose the best course. अब स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग मुझे क्या एक्शंस लेना पड़ेगा वो मैनेजमेंट डिसाइड करता है, कंपनी डिसाइड करता है, इंडस्ट्री डिसाइड करता है। ठीक है, दिस इज द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, ए कंपनी डिसाइड टू अडॉप्ट ए लो कॉस्ट स्ट्रेटजी टू compete with the rivals। जैसे ये एग्जांपल पिछले स्लाइड में, मतलब कुछ स्लाइड पहले जो पढ़ाए थे उसमें भी था कि जब हम नए मार्केट में आते हैं तो सबसे पहले कंपनीज जो अपना प्रोडक्ट मार्केट में, बाजार में बेचने के लिए छोड़ते हैं, उनको कुछ लो कॉस्ट में बाजार में मार्केटिंग में छोड़ा जाता है। व्हाई? बिकॉज टू कैप्चर द कस्टमर, टू टेक द टू ग्रिप द अटेंशन ऑफ द कस्टमर, एंड ऑल्सो एक लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी से जब वो कस्टमर को अटैक कर लेते हैं, हालांकि प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल इक्वली रहेगा, प्रॉफिट मार्जिन उतना नहीं रहेगा, प्रॉफिट और लॉस दोनों सेम रहेगा, लेकिन फिर भी वो कुछ हद तक नुकसान उठाने के लिए तैयार है। उनको पता है कि जब मैं मार्केट एक बार ग्रिप में ले लूंगा, देन आई एबल टू
गो डीप इनटू द मार्केट। तो इस फॉर्मुलेशन को स्ट्रेटेजी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा स्लाइड। नाउ स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन, स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है। हियर द चोजन स्ट्रेटेजी इज पुट इनटू एक्शन। सबसे पहले स्ट्रेटेजीज को मतलब प्लानिंग को इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है, सबसे पहले प्लानिंग को एक्शन में डाला जाता है। जैसे किसी ने कुछ स्ट्रेटेजी बनाया कि कल मैं इतना आवर्स पढ़ाई करूंगा, ये मेरा प्लानिंग है। अब इतना घंटा तो मैं पढ़ाई करूंगा, अब इस पढ़ाई के दौरान मुझे क्या क्या पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या टॉपिक्स है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, वो एक स्ट्रेटेजीज के रूप में तैयार करते हैं। अब फिर जब स्ट्रेटेजी प्लानिंग या प्लानिंग स्ट्रेटेजी दोनों तैयार हो जाते हैं, अब एक्शन स्टार्ट होता है। नाउ द एक्शन स्टार्ट। अब उसमें एक्शन किया जाता है कि नहीं, मुझे इतना आवर्स में ये कंप्लीट करना है, उसके बाद इतना आवर्स में ये कंप्लीट होगा, इतना आवर्स में मैं एक ब्रेक लूंगा, उसके बाद आगे पढ़ाई चलो करेंगे। तो जब हम प्लानिंग जब खत्म हो जाता है, स्ट्रेटजी बिल्ड करते हैं और स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग जब हम एक्शंस पे लाते हैं, ये इसे कहते हैं स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। नेक्स्ट है एलोकेटिंग रिसोर्सेस। हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस है उसको प्रॉपर तरीके से एलोकेट करना, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स आउटसोर्सिंग करना है। रॉ मटेरियल्स के कितना पेमेंट कर रखना है मुझे, अच्छा कभी लॉस हो गया तो उसके लिए मुझे कुछ स्टॉक रखना पड़ेगा, कभी बाजार में सामान नहीं मिल रहा है उसके लिए मुझे ये स्टॉक ये मनी रखना पड़ेगा। ठीक है, ये सब कहते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो द नेक्स्ट स्टेप इज असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हर एक डिपार्टमेंट को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया। एचआर डिपार्टमेंट को दिया जाता है कि आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस और एम्प्लॉयमेंट को देखिए। दूसरे प्रोडक्शन टीम को दिया जाता है कितना माल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, आप ये देखिए। नेक्स्ट है मार्केटिंग को ये दिया जाता है कि आप जाके देखिए मार्केट में क्या स्टेबिलिटी है, क्या क्या है। उसके बाद ये सब डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है, स्ट्रेटेजीज का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है। नाउ आफ्टर ये सब करने के बाद प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है। नाउ स्टार्टेड टू एग्जीक्यूटिंग द प्लान। अब प्लान एग्जीक्यूट करेंगे कि ताकि जो स्ट्रेटेजीज या जो प्लानिंग हमने किया है वो एक्ट पे आए। जैसे एग्जांपल, द कंपनी रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट एंड ऑफर प्रोडक्ट्स एट लोअर प्राइस। ठीक है, कंपनी क्या करता है, कंपनी रिड्यूस करता है प्रोडक्शन कॉस्ट, कंपनी प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस करता है एंड ऑफर प्रोडक्ट्स एट लोअर कॉस्ट, और लोअर कॉस्ट प्राइस पे छोड़ देता है मार्केट में। तो पिछले स्लाइड पे भी लगभग लगभग यही एग्जांपल था। ठीक है, तो ये क्यों किया जाता है, ये एक स्ट्रेटेजीज के तहत किया जाता है ताकि मार्केट को कैप्चर कर सके, मार्केट को पकड़ सके। दिस इज द कॉल्ड स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन द नेक्स्ट स्टेप इज, मैंने इंप्लीमेंट तो कर दिया लेकिन अब इवेल्युएट करना है कि मुझे सक्सेस क्या मिल रहा है। दैट इज पार्ट इज कॉल्ड इवेल्युएशन पार्ट। दिस स्टेप इन्वॉल्व मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग द स्ट्रेटेजीज परफॉर्मेंस। ये स्टेप क्या है, ये स्टेप इन्वॉल्व होता है मॉनिटर करने के लिए, कितना मॉनिटर करना है, और प्लान को इवेल्युएट करने में। ठीक है, ताकि परफॉर्मेंस जबरदस्त मिले, अच्छे से अच्छा मिले। उसके बाद कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट विद एक्सपेक्टेड रिजल्ट। जो मेरा एक्चुअल रिजल्ट है उसके साथ एक्सपेक्टेशन मेरा कितना था उसको मैच करना। अगर मैच ज्यादा आ रहा है मतलब परफॉर्मेंस मेरा 100% है, लेकिन कहीं अगर परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रहा है, झुक रहा है, तब मुझे फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर क्या गलती हुआ था, वेयर आई हैव डन द मिस्टेक। मिस्टेक्स कहाँ पर हुआ था, गलती मैंने कहाँ किया था, उसको फाइंड आउट करना। और उसके बाद नेसेसरी एक्शंस लेना उस पर, क्या क्या मैंने गलती किया, गलती से सीखना और दोबारा उस गलती को रिपीट ना हो, इसके लिए एक्शंस लेना। जैसे इफ सेल्स डू नॉट इंक्रीज द कंपनी में रिवाइज इट्स प्राइसिंग और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। फर्स्ट करो कोई प्रोडक्ट मार्केट में आया है, कंपनीज के द्वारा लाया गया है मार्केटिंग में, लेकिन कस्टमर जो है उतने अच्छी तरीके से मार्केट में, मतलब कस्टमर उतना अच्छी तरीके से वो प्रोडक्ट को नहीं ले रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। कंपनीज क्या करेगा, दोबारा से
अपना स्ट्रेटेजी बदलेगा, दोबारा से प्राइस लिस्ट बदलेगा, दोबारा से नए प्लानिंग करेगा और फिर दोबारा इंप्लीमेंट करेगा। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। क्लियर है? देख लेना तन्मय, कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है ना, एक बार में या तो धूम मचाता है या एक बार में धूम नहीं मचाता। लेकिन जो मार्केट में प्रोडक्ट आता है और एक बार में धमाल मचा देता है, वो प्रोडक्ट ज्यादा दिन स्टे नहीं करता है। याद रखना, शॉर्ट टर्म मार्केट में आता है। जैसे जब मार्केट में नया चैट जीपीटी आया था, when the first चैट जीपीटी came implemented into the market, सब कोई एकदम बिंदास तरीके से जबरदस्त यूज करने लगा। कुछ भी सवाल, कुछ भी चैट जीपीटी सब करवा सकते। लेकिन धीरे 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 इतना उसका राइज हो गया था कि कोई और एआई टूल्स जो है टक्कर में नहीं था। लेकिन धीरे धीरे चैट जीपीटी का मार्केट लगभग लगभग खत्म होने जा रहा है। क्यों? अभी और नया एआई आ गया है। अच्छा, क्योंकि इंसान पता चल गया कि यहाँ पर जो भी हम डालते हैं कुछ ना कुछ गलत आ जाता है, बिल्कुल सही नहीं है। इसका ऑब्जर्वेशन, इसका प्लानिंग या जो भी है थिंकिंग जो है वो बहुत लिमिटेड है। आगे हम इससे कुछ काम नहीं, ये छोटा मोटा काम करने के लिए चैट जीपीटी इज ओके, बट बड़े काम करने के लिए ये बिल्कुल बिल्कुल एकदम गलत प्लेटफॉर्म है। जैसे बच्चे जब एबीसीडी सीखते हैं, व्हेन द किड्स आर लर्निंग एबीसीडी, फॉर देम सपोज chat gpt is okay. Now yes, the chat gpt is okay, but for the next level, if you are going to the next level, you cannot use chat gpt, you have to use something advanced, because chat gpt वो advanced वाला काम नहीं कर सकता है, limitations है उस पर। ठीक है, something like that. okay, next slide. SWOT एनालिसिस। SWOT का तो मैंने तुमको मीनिंग पहले ही बता दिया था, स्ट्रेंथ, वीकनेस, ऑब्जर्वेशन एंड ट्रस्ट। Analysis definition and example: strength, weakness, opportunity and threats. This is called SWOT analysis. SWOT analysis is a strategy planning to use, identify and evaluate an organization's strength, organization weakness, organization opportunities and threat. ठीक है, तो हर एक कंपनीज जो है ना आज के डेट में, वो सब SWOT एनालिसिस करते हैं। इस SWOT एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे अकाउंटेंट, बहुत अच्छा एचआर, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट, उनको जरूरत पड़ता है। क्यों? वही बता सकता है कि हमारे इंडस्ट्रीज में या मेरे इंडस्ट्रीज में मेरा क्या स्ट्रेंथ है, मेरा कहाँ कहाँ वीकनेस है, कहाँ मेरा अपॉर्चुनिटीज पड़ा हुआ है और आने वाले टाइम पे मेरे लिए थ्रेट क्या है। ठीक है, ये आप अपने से खोज नहीं पाओगे। यू नीड सम स्पेशल ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्व। आपको लग रहा है कि मैं 5% 10% एवरी ईयर मेरा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जब कोई अकाउंटेंट उस चीज को एनालाइज करके आपको देगा ना, तब लगेगा कि नहीं यार, मैं तो लॉस जा रहा हूं। इसलिए इस स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को निकालने के लिए आपको एक्सपीरियंस्ड, पर्टिकुलरली एक्सपीरियंस्ड आपको कैंडिडेट चाहिए, एक्सपीरियंस्ड वर्कर चाहिए, एक्सपीरियंस्ड एचआर चाहिए, जो कि ये एनालाइज करके बता सकता है कि मेरा कहाँ कहाँ वीकनेस है, कहाँ कहाँ मेरा स्ट्रेंथ है, कहाँ मेरा नए नए अपॉर्चुनिटीज के लिए रास्ते खुले हुए हैं और कहाँ मेरा थ्रेट्स है। Here, this is called strategic management process का next part, that is SWOT analysis. ठीक है, next है components of SWOT analysis. SWOT analysis का component क्या क्या है? Strength, for example, internal, the advantage of strong point of example, strong brand reputation, skilled employees, high quality product. For example, सबसे पहले कंपनीज का किसी स्ट्रेंथ अगर देखा जाए, मतलब उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या क्या है, उनको फाइंड आउट करना था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी कंपनी का ब्रांड बड़ी अच्छा रेपुटेशन वाला है, रेपुटेड है, एम्प्लॉयज जबरदस्त स्किल्ड है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में लोग लाता है। ठीक है, दीज आर द स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, अब वीकनेस, इंटरनल मतलब नेगेटिव क्या क्या है, जैसे हाई प्रोडक्ट कॉस्ट, जो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट निकल के आ रहा है, मैन्युफैक्चर जब कोई कंपनी कर रहा है उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बड़ी हाई है, लेकिन उस हाई को मेकअप करने के लिए मैं हाई प्राइस में इस प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं डाल सकता हूँ, इसलिए मुझे लॉस फेस करना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ा वीकनेस है। दूसरा है लैक ऑफ टेक्नोलॉजी।
नए नए मार्केट में नए नए टेक्नोलॉजीज आ चुका है, लेकिन हम लोग टेक्नोलॉजीज का यूज बिल्कुल नहीं कर रहे, दैट इज अ लॉस। नेक्स्ट है पुअर मैनेजमेंट, द मैनेजमेंट इज नॉट अप टू डेट, मैनेजमेंट इज वेरी वेरी पुअर, ओके, दीज आर द वीकनेस। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज, ये एक्सटर्नल पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है, कहाँ कहाँ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है कंपनी का, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट डिमांड, इस प्रोडक्ट जो मैं हाई कॉस्ट से मेरा ये प्रोडक्ट जो निकल के आ रहा है फाइनल, इसका मार्केट में डिमांड अच्छा है। नेक्स्ट, अगर हम नए टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेंगे तो ये प्रोडक्ट आगे और जा सकता है। दूसरा है एक्सपेंशन, न्यू मार्केट, नए मार्केट पर एक्सपेंशन में अगर मैं करता हूं तो मेरा प्रोडक्ट का जो खरीदार है, सेलिंग है, वो बढ़ जाएगा। दिस आर द अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट थ्रेट मेरा क्या है, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव, दैट इज एक्सटर्नल, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन, कंपटीशन आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग। दूसरा है इकोनॉमिक डाउन टर्न, अगर इकोनॉमिक डिप्राइव्ड हो जाता है, डाउन हो जाता है, तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल टू मेकअप। थर्ड है चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस, समटाइम्स द कस्टमर प्रेफरेंसेस आर चेंजिंग एवरी टाइम, ओके। सो दीज आर द थ्रेट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। आया समझ में यहां तक? Yes, sir. नेक्स्ट स्लाइड। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं स्वॉट एनालिसिस का। पहला है स्ट्रेंथ, एक रेस्टोरेंट का, देखो ये केस स्टडी है, एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया गया है। स्ट्रेंथ क्या है यहाँ पर, गुड टेस्ट एंड लोकेशन, जबरदस्त लोकेशन में है, अच्छा लोकेशन है, और फूड क्वालिटी बड़ी गुड है, अच्छा है। वीकनेस क्या है, प्राइस बड़ी हाई है। अपॉर्चुनिटी क्या है, इंक्रीज कर सकता है, ऑनलाइन फूड ऐप के माध्यम से ये अपना कस्टमर तक पहुंच सकता है। थ्रेट क्या है, कंपटीशन फॉर नियर बाई रेस्टोरेंट, कंपटीशन क्या है, नियर बाई रेस्टोरेंट से बहुत जबरदस्त कंपटीशन। कंक्लूजन क्या है, SWOT एनालिसिस हेल्प बिजनेस आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ, इंप्रूव वीकनेस, ग्रैब अपॉर्चुनिटीज एंड अवॉइड थ्रेट। तो SWOT एनालिसिस क्या करता है काम, किसी भी बिजनेस का आइडेंटिफाई, मतलब किसी भी बिजनेस को आइडेंटिफाई करता है कि उसका स्ट्रेंथ क्या है, कहाँ उसको इंप्रूव करना है, वीकनेस कहाँ है, उस जहां पर वीकनेस है उसको कितना इंप्रूव करना है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है उस अपॉर्चुनिटीज को पकड़ना, और क्या क्या थ्रेट्स है उसको अवॉइड करना। दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ SWOT एनालिसिस। नेक्स्ट एनवायरमेंटल स्कैनिंग, मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन, ये नेक्स्ट दूसरा है, वो तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में चला गया, ये दूसरा आ गया एनवायरमेंटल स्कैनिंग। डेफिनेशन क्या है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग इट इज द प्रोसेस ऑफ collecting, analyzing, and interpreting information about internal and external factors that can affect the organization's performance. Environmental scanning का मतलब क्या होता है, मैं किसी भी कंपनी का टोटल स्कैन करना, जैसे उसका कलेक्शन इंफॉर्मेशन, उस इंडस्ट्री को एनालाइज करना, उसको फिर इंटरप्रेट करना, ट्रांसलेट करना, कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, इंफॉर्मेशन गैदर करना, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू दैट वर्क करना, इसे कहते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग। नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग कितना है, पहला है इंटरनल एनवायरमेंट, जैसे एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट, रिसोर्सेस, कंपनी कल्चर्स। दूसरा एक्सटर्नल एनवायरमेंट, जैसे माइक्रो एनवायरमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर्स, कंपटीटर, सप्लायर, जो डायरेक्ट बिजनेस से जुड़ा हुआ है। तीसरा, अच्छा, तो मतलब दो ही चीज है आपका, इंटरनल और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का माइक्रो, और इंटरनल में तुम्हारा एनालिसिस। अब नाउ व्हाट इज पेस्टल एनालिसिस, पेस्टल ये स्ट्रेटेजिक टूल है used to analyze the external macro environmental factors that affect a business. ये जो पेस्टल एनालिसिस है, ये एनालिसिस क्या करता है, मैक्रो लेवल, मैक्रो मतलब ह्यूज लेवल मार्केट में एक्सटर्नल क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ एक्सटर्नली अगर मैं अपना प्रोडक्ट को मार्केट में दूं मेरा क्या क्या फायदा हो सकता है, ये सब जो एनालाइज करते हैं दैट इज कॉल्ड पेस्टल एनालिसिस। P stand for political, E stand for economic, S stand for social, T stand for technology, L stand for legal, and E stand for environmental. जैसे SWOT एनालिसिस का स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट,
उसी तरह का पेस्टल का होता है P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजी, L फॉर लीगल, E फॉर एनवायरमेंट। देखो तन्मय, एक चीज बता देता हूँ, कोई भी आप दुकान याद रखो, कोई भी अगर छोटा सा छोटा दुकान बड़े शहर में आप अगर ओपन करना चाहते हो तो ये एनालिसिस आपको काम आएगा। सबसे पहले पॉलिटिकल देख लीजिए, कौन पॉलिटिक्स वहां पर सबसे ज्यादा है, बीजेपी है, कांग्रेस है, या और कोई एंड है, वहां का डिमांड क्या है। आप जब सब्जी मंडी जाइएगा, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द सब्जी मंडी विच आर इन कदमा, एवरी डे the wholesalers, those who are coming from different villages to sell their products, they had to pay some amount of money to the collectors. They are particularly the collectors appointed by the different political members. जैसे अगर यहाँ पर झारखंड सरकार है फर्ज करो, तो जब आप गमरिया, आदितपुर, मैंने देखा है आदितपुर या फिर किसी सब्जी मंडी में चले जाइए, वहां उनको 20 रुपया जगह का भाड़ा देना पड़ता है। अगर आप नीचे बैठ के सेल कर रहे हो, सिंपल सा गमछा बिछा के या छोटा, आपको 20 रुपया पर डे आपको देना पड़ेगा। अगर आपका दुकान थोड़ा सा बड़ा है, शेडेड है, यू हैव टू पे 100 रुपीज एवरी डे फॉर दैट स्पेसिफिक चार्जेस। अब ये क्या आपको लग रहा है कि ये झारखंड का टैक्स है? नहीं, यहाँ जो लोकल पार्टी है, जो जीता है, असेंबली जीता है, विधायक है, उनका ये टीम है, वो कलेक्शन कर रहे। तो सबसे पहले जहां भी कोई आदमी दुकान लगाता है, छोटा सा छोटा दुकान या बड़ा दुकान, सबसे पहले वहां का पॉलिटिकल सिनेरियो को समझता है। यहाँ पर कौन सा पॉलिटिकल पार्टी है, सक्रिय है, एक्ट में है, ठीक है, और क्या उसका डिमांड है। उसके बाद इसको एनालिसिस करने के बाद इकोनॉमिक एनालिसिस करना कि अगर मैं यहाँ पर दुकान लगाऊंगा तो मेरा आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, वेदर आई कैन रन दैट बट माई शॉप और नॉट, फ्रीली और नॉट। नेक्स्ट है सोशल। सोशल का मतलब वेदर द सोसाइटी विल एक्सेप्ट और नॉट, पीपल यहाँ पर कितना आते हैं, हाउ मच द कस्टमर्स आर कमिंग। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजीज। नाउ व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज दैट आर यूजिंग, किस तरह का टेक्नोलॉजीज यूज कर रहा है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज हम यूज कर सकते हैं ताकि मेरा दुकान या शॉप आगे बढ़े। उसके बाद में लीगल फैक्टर्स, अगर मैं कहीं फंस जाता हूँ तो यहाँ क्या क्या लीगल फैक्टर्स है दैट। और नेक्स्ट है एनवायरमेंट कैसा है, दुकान तो डाल रहे हो लेकिन एनवायरमेंट कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, कस्टमर एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। दिस ऑल डिपेंड ऑन pestel analysis. This is called pestel analysis. E for political, E for economic, S for social, T for technology, L for legal और E for environment। समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। नेक्स्ट है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पेस्टल एनालिसिस। पॉलिटिकल फैक्टर, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया वही सब चीज लिखा हुआ है। सबसे पहले पॉलिटिकल फैक्टर रिलेटेड टू गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या क्या है, स्टेबिलिटीज क्या है, जैसे टैक्स, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, जीएसटी रेट्स, इनक्लूड रेट। ये जो दिया गया है ये बहुत बड़े इंडस्ट्रीज के लिए दिया गया है, बहुत बड़ा, कोई शॉपिंग मॉल खोलना चाहता है, बड़ा दुकान देना चाहता है, उसके लिए ये सब। नेक्स्ट इकोनॉमिक फैक्टर, जैसे इन्फ्लेशन रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट क्या है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि जहां पर हाई इन्फ्लेशन रेट रहेगा ना, वहां पर कस्टमर परचेसिंग जो पावर है वो डाउन रहेगा। हाई इन्फ्लेशन रेट जहां पर एवरी डे कस्टमर परचेज स्टेबल नहीं है, हर समय चेंज हो रहा है, इन्फ्लेशन रेट जबरदस्त है, तो वहां कस्टमर जो है ना वो कतराते हैं कुछ चीज खरीदने के लिए। दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक फैक्टर। नेक्स्ट है नेक्स्ट नाउ सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर्स क्या क्या है, लाइफस्टाइल, पॉपुलेशन, एजुकेशन लेवल, these are all social factors। ओके, फॉर एग्जाम्पल किस तरह का प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, सोसाइटीज में इसका क्या प्रभाव करेगा, समथिंग लाइक दैट, दीज आर द सोशल फैक्टर्स। कल्चर क्या है वहां पर, कल्चरल ट्रेंड्स क्या है वहां पर, ठीक, समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट या टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, automations, new technologies, how much innovative technologies in a person using for that
particular shop or for particular any industry. That is called technological factors. For example, online shopping platform. ठीक है, जो ब्लिंकिट है या फिर जो है, इसका स्पेसिफिक दुकान भी है, लेकिन साइड बाय साइड ये ऑनलाइन शॉपिंग भी करवाते हैं. समथिंग लाइक दैट, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर. नेक्स्ट, द नेक्स्ट वन इज द लीगल फैक्टर, जैसे लेबर लॉज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज, क्या क्या सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस है. दीज आर द लीगल फैक्टर्स. लास्ट, नेक्स्ट. अच्छा, सिंपल एग्जांपल देखो, ये सब केस स्टडी वाला एग्जांपल दिया गया. सिंपल एग्जांपल में फूड डिलीवरी बिजनेस. पहला, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट फूड सेफ्टी रूल्स, इकोनॉमिक, फ्यूल प्राइसेस एक्टिव अफेक्ट डिलीवरी कॉस्ट. तीसरा, सोशल, बिजी लाइफस्टाइल, इंक्रीज डिमांड फॉर ऑनलाइन फूड. टेक्नोलॉजी, मोबाइल ऐप इंप्रूव ऑर्डरिंग सिस्टम. लीगल कंप्लायंस विद फूड सेफ्टी लॉ. चौथा, यूज बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग. ये एक एनालिसिस किया गया है फूड डिलीवरी के ऊपर थ्रू पेस्टल. ठीक है, तो पॉलिटिकल क्या है, फूड सेफ्टी रूल्स फॉलो करेगा कोई भी अगर फूड डिलीवरी बिजनेस कर रहा है तो. दूसरा है वो फ्यूल प्राइस अफेक्ट डिलीवरी कॉस्ट, जो उसका डिलीवरी कॉस्ट है, जब जैसे जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ेगा वैसे वैसे उसका डिलीवरी चार्ज भी बढ़ जाएगा. ये फ्लेक्सिबल है. सोशल, किस तरह बिजी लाइफस्टाइल में अब मैक्सिमम कस्टमर क्या करते हैं, ऑनलाइन फूड ही मंगवाते हैं, तो अच्छा है. सोसाइटी, टेक्नोलॉजिकल, नए नए मोबाइल ऐप्स के माध्यम से ऑर्डरिंग सिस्टम जो है इंप्रूव हो रहा है. लीगल, अगर कोई कस्टमर्स कुछ कंप्लेन कर रहा है फूड को लेके तो आप कंज्यूमर फोरम में जाके कंप्लेन कर सकते हो, वेरी इजी. और लास्ट, एनवायरमेंटल, जो फूड पैकेजिंग यूज कर रहा है दैट इज बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग. इसका मतलब क्या है, आप उसे ट्रांसफर कर सकते हो, वेस्ट कर सकते हो. वेस्ट का मतलब क्या है, वो फिर आप उसे बायोडिग्रेडेबल मतलब रिसाइकिल कर सकते हो या फिर उसे पूरा तरह से खत्म कर सकते हो. ठीक है, जो पैकेजिंग आ रहा है you can destroy completely, or rather if you want to recycle that product you can recycle. This is the pestle analysis of food delivery business. I hope you understood. Next, Yes, sir. Porter's 5 forces. Porter 5 forces क्या है? Porter's actually Michael E. Porter है. He is a big business, what you can say, analyst. Okay, and he has given 5 important forces model with example. पहला है, it help business understand the level of competition and decide strategies to improve profitability. ये जो पोर्टल 5 forces है, इसे पढ़ के हमें फायदा क्या होगा, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज को हम डेवलप कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं और उससे हमें प्रॉफिट मिलेगा. नेक्स्ट, पहला, कंपिटिटिव राइवलिटीज, जैसे कंपटीशन अमंग एग्जिस्टिंग फर्म. पहला है 5 forces में, पहला है राइवलरी, कंपिटिटिव राइवलरी मतलब मेरा कंपटीशन में कौन कौन मेरा दुश्मन है, उसको कैसे एक्ट करना है, उसको किस तरह से टैकल करना है, ये हमें 5 forces ऑफ पोर्टर से सीखने मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, मेनी कंपनीज सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट, प्राइस वॉर आर हेवी एडवर्टाइजिंग. एग्जाम्पल, द टेलीकॉम इंडस्ट्री हैज स्ट्रॉन्ग राइवलरी विद द कंपनीज कंपीटिंग ऑन प्राइस एंड सर्विसेज. जैसे एयरटेल और इसका जियो का हर समय एक टैग लगा हुआ रहता है. ओके, ये प्राइस बढ़ाएगा तो ये बढ़ाएगा, ये घटाएगा तो इसको भी घटाना है. कुछ नहीं कर सकते. अगर प्राइस, जियो ने अपना प्राइस बढ़ा दिया, एयरटेल ने घटा दिया, तो दूसरे दिन पूरा जियो वाला कंपनी, जियो का जितने कस्टमर है वोट के एयरटेल में आ जाएगा. ओके, दे कैन डू दैट. इसीलिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, बहुत सारा ये है, उसके अकॉर्डिंगली दोनों को एक एग्रीमेंट में आके साइन करना पड़ता है. दिस इज द थिंग. नेक्स्ट, थ्रेट्स फ्रॉम न्यू एंट्रेंट्स, जो नए आते हैं बिजनेस में उसके लिए थ्रेट क्या है. जैसे जो भी नया आएगा सबसे पहले क्या काम करेगा, लो इन्वेस्टमेंट में, इजी रिटर्न में पैसा मार्केट में दे देगा या प्रोडक्ट मार्केट में छोड़ देगा. हाई कैपिटल, या फिर कैपिटल इतना है कि आप डिफिकल्ट आपके लिए हो जाएगा वो मार्केट को ग्रैब करने के लिए. जैसे स्टार्टिंग ए स्मॉल बिजनेस ऑनलाइन इज इजी. स्मॉल बिजनेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको डालना है, वेरी इजी. आप ऐप में अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, दैट्स ऑल. लेकिन वहीं आप इंडस्ट्री अगर करना चाहते हो, छोटा सा दुकान खोलना चाहते हो, वही आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा. ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट. Just like Zomato, sir. क्या जोमेटो,
मतलब जोमेटो जैसे अपना ये एक छोटा ऐप में ये कर रहा है, मतलब आपने जो एग्जांपल दिया उसका मैं बता रहा हूँ। तो अब तो पीछे पीछे उसका स्विगी भी है और बहुत सारा ऐसा लोकल ऐप है जो कि अच्छा फूड डिलीवरी सर्विस देता है। जो कि अच्छा फूड डिलीवरीज है ना, जो अच्छे अच्छे फूड डिलीवरीज है वो अच्छा सर्विस दे रहा है। तो कंपटीशन बड़ी टफ है इनके लिए। अब जोमेटो ठीक है, जोमेटो से ऑर्डर करते हैं, लेकिन ये देखा गया है अब जो है लोकल, जो है लोकल बहुत सारे ऐसा है जो अच्छा फूड डिलीवर करते हैं, वो फिर आपको अच्छा ये करता है, ऑप्शन आता है आपके पास। लेकिन जोमेटो आगे इसलिए है कि जोमेटो ना, आप कहीं से भी रेस्टोरेंट को चूज करके उसका प्रोडक्ट, उसका फूड क्वालिटीज आप देख के, रिव्यूज देख के, फीडबैक देख के आप मंगवा सकते हैं। ये फैसिलिटीज है। हालांकि ये फैसिलिटीज आप लोकल वाला जो फूड डिलीवरी एप्स है उसमें आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जोमेटो बहुत आगे है। ठीक है, लेकिन कंपनी उसको भी, कंपटीशन उसको भी मिल रहा है, उसको भी बढ़िया कंपटीशन टक्कर में मिल रहा है। स्विगी अभी बहुत अच्छा रेटिंग्स पे चल गया, हमारे जुबान पे जोमेटो जोमेटो आ जाता है, लेकिन स्विगी भी अच्छा डिलीवरी अभी दे रहा है। बढ़िया है इसका डिलीवरीज, बढ़ गया है इसका रेटिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे लोकल एप्स है जो कि फूड डिलीवरी करते हैं। ओके, नेक्स्ट है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स कस्टमर। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, जो बायर का बार्गेनिंग पावर, दिस रेफर्स टू द पावर कस्टमर्स हैव टू इन्फ्लुएंस प्राइस एंड क्वालिटी। एग्जांपल, मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल, हाई बायर पावर, few options, low buyer power, small options. Example, in e-commerce, customers can compare price easily, so they have high bargaining power. ठीक है, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर मतलब कस्टमर अपना इन्फ्लुएंस करता है प्राइस और क्वालिटी को लेकर। ये भी 5 पोर्टर फोर्सेस है, जिसकी वजह से कंपनी क्या करता है, जानता है कस्टमर आएगा, दाम बढ़ा के अगर मैं बोलूंगा, दाम घटा के उसको बोलना पड़ेगा। इसलिए क्या करते हैं, कुछ हद तक सामान का दाम बढ़ा के रख देते हैं। कस्टमर अगर कंपनी से अगर आएगा, बढ़ा देगा, तो मैं कुछ पैसा कमा के दे सकता हूँ। आप एक चीज गौर कीजिएगा, करना, दुकान में जब डीलर आते हैं ना, तो हमारे सामने तो नहीं पूछते, लेकिन कोड वर्ड में पूछ लेते हैं कैसे बेचना है, 5, उसका कुछ इंडिकेशन रहता है, आप 6 में बेचिए, 7 में बेचिए। हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो कोड से समझ जाता है कि इसमें आप बेचिए, कस्टमर मोल भाव करेगा तो आप ज्यादा से ज्यादा 5 में आके सेल कर देगा। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। ओके, आप कितना अच्छा बार्गेनिंग कर सकते हो, उतना ही आपका पावर जनरेट होगा। नेक्स्ट, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। सप्लाई का भी बार्गेनिंग पावर है। ठीक है, पावर सप्लायर दैट हैव ओवर प्राइसेस एंड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे फ्यू सप्लाई हाई पावर, मेनी सप्लायर लो पावर। जैसे फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल्स आपके दुकान में सप्लाई कर रहा है, या प्रोडक्ट्स, फाइनल प्रोडक्ट आपकी दुकान में सप्लाई कर रहा है, तो जो जो सप्लायर होता है वो कभी भी इसमें चालाकी कर लेते हैं। ठीक है, कुछ माल के दाम घटा के कुछ माल के दाम बढ़ा देते हैं। आप कितना बार्गेन कीजिएगा, उससे कर नहीं पाइएगा। ठीक है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो सामान नहीं देता है, वो भी वैसे ही काम करेगा। दीज ऑल आर द प्लानिंग। ओके, तो सप्लायर क्या करता है, कभी कभी जितना उसको बार्गेनिंग पावर है ना, उतना बार्गेनिंग पावर करके वो रख देता है। ठीक है, नेक्स्ट, सिंपल एग्जांपल देखो, बहुत सुंदर एग्जांपल दिया। फूड इंडस्ट्री में राइवलरी, मेनी रेस्टोरेंट कंपीटिंग आर देयर। न्यू थ्रेट क्या है, इजी टू स्टार्ट स्मॉल फूड बिजनेस। अभी वेरी इजी हो गया, स्मॉल बिजनेस फूड स्टार्ट कर सकते हो। जैसे बिरयानी अभी इतना, मतलब वो खुल गया है, छोटे मोटे गली नुक्कड़ में आपको बिरयानी मिल जाएगा एकदम। कैलकाटा स्टाइल बिरयानी, बैराकपुर स्टाइल बिरयानी कलकत्ता में जाइए, आपको गली गली इधर उधर छोटे से छोटे स्टेशन पे यू कैन गेट द डिलीवरी, बिकॉज द पीपल आर वेरी मच क्रेज टू ईटिंग बिरयानी। ओके, सो वेरी इजी हो गया वो। बायर्स कंज्यूमर कैन स्विच इजीली, और कंज्यूमर क्या है, इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए स्विच ओवर इजीली कर सकते हैं। आप एक स्टेशन का नाम मैं आपको बताता हूँ, पार्क स्ट्रीट, अगर नाम सुने होंगे, विश्वास कीजिए वहां पर जब आप लोकल मार्केट पे जाइएगा ना, मैं यू सरप्राइज, लाइन से 8-10 दुकानें जो है सिर्फ बिरयानी के है। इतना कंपटीशन इज टफ, एवरीथिंग इज सिमिलर, द क्वालिटी इज सिमिलर, एवरीथिंग इज सिमिलर, 8-10 दुकानें लाइन से। तो कस्टमर क्या है, स्विच ऑन कर सकता है, वेरी इजीली स्विच ऑन कर सकता है, वन टू अनदर। और जो भी आता है उसे छोड़ना नहीं चाहता है, प्लीज आप आइए मेरे दुकान पे, आइए मेरी दुकान में खाइए। और सब दुकान, लगभग लगभग सब दुकान फुलफिल है, भरा हुआ है।
ठीक है। सब्स्टिट्यूट क्या है? होम कुक्ड फूड। एक सब्स्टिट्यूट क्या है? जो होम कुक्ड फूड है, आपका जो रेडीमेड वहीं पर बन रहा है और वहीं आपको सप्लाई कर रहा है, आपके आंखों के सामने ही वो बन रहा है, चूल्हे पे चढ़ाया हुआ है, एक दम दिया हुआ है, एक जैसे ही उतरेगा आपको सर्व कर दिया जाएगा, दूसरा चढ़ा दिया जाएगा। तो ये सबसे सिंपल इजी वे टू फाइव फोर्सेस ऑफ फूड, मतलब फोर्सेस, ऑर्डर्स का फाइव इंपॉर्टेंट फोर्सेस। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं लीडरशिप। व्हाट इज लीडरशिप? लीडरशिप is the quality of any person who has the ability to guide, to influence and to motivate people. लीडरशिप उसे कहते हैं जिसमें ये क्वालिटी होता है, वो गाइड कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है और मोटिवेट कर सकता है। ठीक है, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, मोटो है, वहां तक पहुंच सके। नेक्स्ट, व्हाट आर द की रोल्स ऑफ लीडरशिप? लीडरशिप का की रोल क्या है? पहला, प्रोवाइडिंग विजन एंड डायरेक्शन। सबसे पहले लीडरशिप का ये होता है, हमें विजन पता है, विजन दिखा देते हैं, देखो ये कंपनी का विजन है, अगले 5 साल तक हमें यहाँ पहुंचना है, और हमें डायरेक्शन दे देते हैं, भाई तो अगर 5 साल तक यहाँ पहुंचना है तो आपको ये डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ए सीईओ डिफाइन लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लान एंड मोटिवेट एम्प्लॉइज टू अचीव देम। जैसे एक सीईओ जो है, कंपनी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है किसी भी कंपनी का, वो एक लॉन्ग टर्म गोल को प्लान करके बैठा हुआ है, और जब भी उनके अंडर में जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो जब काम करने आते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि देखिए मेरा ये गोल है, आप लोगों को ये डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। एक स्ट्रक्चर्ड प्लान, स्ट्रेटेजी तैयार करके दे देते हैं और चलना पड़ता है। ठीक है, दिस इज द की रोल ऑफ लीडरशिप, दैट इज प्रोवाइडिंग विजन एंड डायरेक्शन। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग। व्हाट इज द डिसीजन मेकिंग? लीडर्स आर एबिलिटी टू टेक द डिसीजंस। कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव डिसीजंस आएगा ना, दे आर वेरी मच कैपेबल टू टेक द डिसीजंस। एक्सपैंड न्यू मार्केट और लॉन्च न्यू प्रोडक्ट। नया मार्केट लॉन्च करना, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना, दिस इज द कॉल्ड द डिसीजन मेकिंग। थर्ड, motivating employees. What is the motivating employee? Leaders inspire and encourage employees to perform better. Leaders जो है वो इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं, ताकि परफॉर्मेंस अच्छा मिले, बेटर से बेटर परफॉर्मेंस हो। एग्जाम्पल, ऑफरिंग रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन, कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ये सब के लिए हमें एक मोटिवेटर की जरूरत है। जैसे मैं कभी कभी तुमको मोटिवेट करता हूँ, मैं इस स्ट्रेटेजी से तुमको पढ़ना है, मैं यहाँ पर तुमको इस तरह से जवाब देना है। आई ट्राई टू मोटिवेट यू, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गाइड यू, आई एम ट्राइंग टू इंस्पायर यू, दिस ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ लीडरशिप। ठीक है, उसके बाद आता है बिल्डिंग टीम वर्क। एक टीम को एक साथ काम करवाना इज अ वेरी डिफिकल्ट, है ना। सपोज करो, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से हम समझते हैं, जब मैं तुम लोग का जीआईटीए में क्लास लेता था, कम्युनिकेशन स्किल का पढ़ाता था, तो कैसा पढ़ाता था, माहौल को कैसा रखता था ताकि सबको इंटरेस्ट लगे, सब सुने, एक एक सुर में बांध देना, दैट इज कॉल्ड टीम वर्क। ठीक है, तो इसके लिए लीडरशिप क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है। मैं तो एक सुनेगा, दूसरा मजाक करेगा, तीसरा अनदेखा करेगा, चौथा एब्सेंट मारेगा, है ना। तो पढ़ाना, मतलब पढ़ाना रिलेटेड टू इसे टीम वर्क, जो भी टीचर पढ़ाती है किसी भी फील्ड में, उसे क्लास को समा बांध के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत हद तक बहुत सारे टीचर्स इस चीज में कर लेते हैं, बहुत हद तक बहुत सारे टीचर्स इसमें फेल हो जाते हैं, स्टूडेंट को बांध नहीं पाते। वो एक दो स्टूडेंट, एक दो का स्टूडेंट जो है वो पहले बैठ के सुनते हैं, टीचर भी जानता है कि पीछे वाला सुनेगा नहीं, उसी तरह से वो पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो मतलब स्टूडेंट का कोऑपरेशन, स्टूडेंट का कोऑर्डिनेशन अगर दोनों मिल जाता है टीचर को, तब वो अच्छा क्लास साबित होता है। दिस इज कॉल्ड टीम वर्क। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन। ये तो आप लोग जानते हो कि आपका अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहेगा, तभी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए किसी भी टीम को मोटिवेट कर सकते हो। अगर आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं रहा, ठीक है, एम्प्लॉइज के साथ, स्टूडेंट के साथ, फिर वो दिक्कत है। ठीक है, देन मैनेजिंग चेंजेस। मैनेजिंग चेंजेस, चेंजेस जो जो आता है लीडरशिप मैनेज कर सकता है। जैसे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होना, ये लीडरशिप क्वालिटीज का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट साइन है। मैंने एग्जांपल पिछले, जब तुम लोग बीबीए की पढ़ाई कर रहे थे, मैंने दिया था कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहा है, लेकिन वो उनसे दूर भागते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं उस चीज।
ठीक है, तो जो अच्छा लीडर वही होता है जो खुद भी चेंज होता है और दूसरों को भी प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है कि आप नई टेक्नोलॉजीज को अपनाओ। जैसे एग्जाम्पल, इम्प्लीमेंटिंग न्यू टेक्नोलॉजी और बिजनेस प्रोसेस, बिजनेस में नई टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट करवाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग। लीडरशिप में प्रॉब्लम सॉल्विंग का कैपेसिटीज होना चाहिए। किसी स्टूडेंट मेरे पास अगर आते हैं कुछ प्रॉब्लम्स लेकर, मेरे पास वो करिश्मा होना चाहिए, ये मेरे पास वो ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटीज होना चाहिए ताकि मैं उसका प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं। दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट है डेवलपिंग एम्प्लॉइज। लीडरशिप क्वालिटीज मस्ट हैव दिस क्वालिटी, हाउ टू डेवलप द स्किल ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के स्किल को कैसे डेवलप करवाना है। जैसे मुझे असाइन किया गया था कि मैं आपको कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव कराऊं ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे इंग्लिश बोल पाओ। तो आई ट्राइड माई बेस्ट, I show you the path, I show you the track, I make a strategy, I make a planning that according to that, if you go with this, you are able to speak or you are able to communicate a very good English. I have already told you, I have given you the path, not only you, to every student. This is called the developing employees, or first karo developing a student only. Next, discipline and control. इस तरह से समझते हैं, क्लासेस में अगर डिसिप्लिन एंड कंट्रोल नहीं है फिर वो क्लास फाइनल नहीं पहुंचता है। या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर डिसिप्लिन और कंट्रोल नहीं है, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नेक्स्ट टू फेलियर, इट विल बी टू कंसीडर एज अ फेलियर। अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है, चाहे किसी भी इंडस्ट्रीज में होना है, उस चीज को पाने के लिए इतने सारे पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ता है, देन ओनली दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव द गोल। ठीक है, नेक्स्ट। So here we come to the end of this particular slide. कोई डाउट है अब तक जो मैंने पढ़ा है? नहीं सर। पक्का?